ओके बच्चों, चलो वेलकम ऑल। लास्ट क्लास में हम एमईसी में एम्पेयर सर्किट लॉ पढ़ रहे थे। तो एम्पेयर सर्किट लॉ क्या होता है ये अपन ने पढ़ा था। उसके एम्पेयर सर्किट लॉ में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है उनका मतलब समझा था। इंटीग्रल बी डॉट डीएल का मतलब क्या होता है, उसको लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। वो जब क्लोज लूप पाथ में हम फाइंड करते हैं इंटीग्रल बी डॉट डीएल, तो वो आ जाता है उस एरिया से जो भी करंट क्रॉस कर रहा है, म्यू नॉट टाइम्स दैट करंट गिव द इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल। ये होता था एम्पेयर सर्किट लॉ, है ना। तो एक बार शॉर्ट में अगर मैं लिखूं यहाँ पर, तो एम्पेयर सर्किट लॉ जिसको हम शॉर्ट में एसीआई भी बोलते हैं, इट इज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल ओवर अ क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम द करंट क्रॉसिंग द एरिया बाउंडेड बाय द लूप। एक पॉइंट से स्टार्ट करके वापस वहीं आ जाओगे तो एक क्लोज पाथ बनता है। इस क्लोज पाथ ने कुछ एरिया बाउंड करा होगा, जो भी करंट इस एरिया को क्रॉस कर रहा है, जो भी करंट इस एरिया को क्रॉस कर रहा है, वो वाला करंट आपको यहाँ इंक्लूड करना होता है। ठीक है। अच्छा, एम्पेयर सर्किट लॉ में ये जरूरी नहीं कि ये एरिया आपको प्लेन ही लेना है। ये जरूरी नहीं है कि एरिया आपको प्लेन ही लेना है। आप ये एरिया कैसा भी ले सकते हो, कर्व्ड एरिया भी ले सकते हो, बस वो एरिया बाउंडेड होना चाहिए हमारे क्लोज पाथ से। मतलब कहने का मतलब ये हो रहा है कि जैसे मान लो कि मैंने ये क्लोज पाथ लिया और मैं क्लोज पाथ जिस एरिया को इनक्लोज कर रहा है वो ये ले लेता हूँ। इमेजिन अ हेमिस्फीयर, इमेजिन अ हेमिस्फीयर। उस हेमिस्फीयर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, उस हेमिस्फीयर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, दैट इज क्लोज्ड बाय दिस पाथ। जो हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया है वो इस पाथ से क्लोज हो रहा है। एज वेल एज द प्लेन एरिया, जो हेमिस्फीयर के बेस का एरिया होगा, वो भी इसी पाथ से क्लोज हो रहा है। तो ये पाथ पेरिफेरी है दो दो तरह के एरिया की। एक तो हेमिस्फीयर का कर्व्ड एरिया हो गया और ये हेमिस्फीयर के बेस का एरिया हो गया। दोनों एरिया ले सकते हो आप। एम्पेयर सर्किट लॉ में ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको कौन सा एरिया लेना चाहिए। ये बात समझ में आई? चलो वेरी गुड, है ना। तो आज अपन एम्पेयर सर्किट लॉ के एप्लीकेशन देखेंगे। ये एक छोटी सी चीज मुझे लगा कि ये बता दूं, तो वो अपन ने डिस्कस करी स्टार्टिंग में। अभी बच्चे देखो सब तो ज्वाइन हुए ही नहीं अभी तक। लास्ट क्लास में हमने एम्पेयर सर्किट लॉ में एप्लीकेशन चालू कर दिए थे। तो एप्लीकेशन में हमने पहला एप्लीकेशन पढ़ा था कि हमें ना, अगर मुझे पता हो कि करंट क्या क्रॉस कर रहा है, तो इंटीग्रल बी डॉट डीएल ओवर अ क्लोज पाथ इजीली बता सकते हैं अपन। ठीक है। ऐसे तो इनफाइनाइट एरिया ले सकते हैं ना, हाँ भर दिन ले सकते हैं, बिल्कुल सही। ठीक है। चलो तो अब एक एक क्वेश्चन में देता हूँ। लास्ट क्लास की जो चीजें पढ़ी थी उसी का एक एप्लीकेशन। तो क्वेश्चन नंबर 1, यहां पर हमारे पास एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है। दिस इज एन इनफाइनाइट लॉन्ग वायर जिसमें करंट आई जा रहा है प्लेन के बाहर। तो जो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, ये तुम्हें टॉप व्यू दिखाया मैंने, तो टॉप व्यू में आपको केवल ऐसा डॉट जैसा दिखेगा। दिस इज लाइक अ वायर, ये एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है। ठीक है। इस इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के बाहर एक स्क्वायर एरिया मैंने आपको शो करा। मैंने आपको एक स्क्वायर एरिया शो करा। दिस इज अ स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ ए साइड लेंथ का मैंने स्क्वायर शो करा। उस स्क्वायर में आपको इस पाथ के अलोंग चलना है, आपको इस पाथ के अलोंग चलना है, मैंने बता दिया। अब स्क्वायर की साइड्स को नाम दे देते हैं पी क्यू आर एस। अब मैं पूछ रहा हूं इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर फॉर पी टू क्यू, ये क्या आएगा? ओनली पी से क्यू तक इंटीग्रल बी डॉट डीएल क्या आएगा बताओ? ओनली पी से क्यू तक इंटीग्रल बी डॉट डीएल क्या आएगा? द वायर इज एट सेंटर ऑफ द स्क्वायर। जो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है ना, वो स्क्वायर के सेंटर पर है। तो ये आपको समझ में आया तो इसलिए मैं इसे डायगोनल शो कर देता हूँ। डायगोनल के इंटरसेक्शन पर वायर है। सिद्धेश वेरी गुड, यशवर्धन वेरी गुड, निकुंज नहीं बेटा। इंटीग्रल बी डॉट डीएल ओवर द सेगमेंट पी क्यू ऑफ द पाथ, ओनली पी से क्यू में इंटीग्रल बी डॉट डीएल कितना आएगा, ये पूछा है मैंने। चलो बजरंगी सही है, बैरागी सॉरी, गोपाल सही है, काफी बच्चों के सही जवाब आ रहे हैं मेरे पास। बराउद्दीन सही है, अंशु वेरी गुड। ओके। तो सिमेट्री है, देखो यहाँ पर सबसे पहली चीज तो ये वायर जब सेंटर पे होगा तो सारे पाथ बिल्कुल आइडेंटिकल हो जाएंगे।
तो सबका इंटीग्रल v डॉट dl जो होना चाहिए वो एक जैसा आना चाहिए, और सबका टोटल इंटीग्रल v डॉट dl म्यू नॉट आई होना चाहिए, है ना। तो एक साइड से इंटीग्रल v डॉट dl क्या बचेगा, म्यू नॉट आई बाय 4। सिंपल भाई, टोटल इंटीग्रल v डॉट dl इन चारों साइड का मिलाकर म्यू नॉट आई है एम्पियर सेकेंडल लॉ से, है ना, क्योंकि इस पूरे एरिया से देखो आई करंट क्रॉस कर रहा है, तो इन चार साइड का मिलाकर इंटीग्रल v डॉट dl म्यू नॉट आई है, तो एक साइड का म्यू नॉट आई बाय 4 होना चाहिए। सिंपल, ठीक है। ओके, इस पॉइंट में किसी को डाउट? क्या अच्छे से क्लियर है? यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, है ना। चलो, तो एक एम्पियर सेकेंडल लॉ से रिलेटेड एग्जांपल से अपन ने आज स्टार्ट करा, और भी चीजें देखेंगे। अब अपन एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं, एप्लीकेशन जो पढ़ रहे थे उनको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आपको याद होगा लास्ट क्लास में मैंने ना पाइप की मैग्नेटिक फील्ड डिराइव करा दी थी। एक हॉलो पाइप है, उसके अंदर और बाहर मैग्नेटिक फील्ड आपको बता दी थी क्या आती है ना। तो इनफाइनाइट लॉन्ग पाइप लिया था हमने, दिस इज अ वेरी लॉन्ग पाइप, पाइप जो होलो है। वैसे पाइप बोलना ही सफिशिएंट था, पाइप का मतलब जनरली होलो ही रहता है। तो उसके केवल पेरिफेरी पे करंट होगा लाइक दिस, केवल पेरिफेरी पे आई करंट है। तो हमने पढ़ा था कि इसके अंदर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकाला है, इसके एक्सिस से स्मॉलर डिस्टेंस पे देख रहे थे, तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड 0 आ रही थी, और जो बाहर की मैग्नेटिक फील्ड है वो बिल्कुल वही म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, जो एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो अगर आप मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ बनाए विद डिस्टेंस, तो दैट ग्राफ शुड बी लाइक दिस। पहले तो अंदर 0 दिखना चाहिए आपको अप टू पेरिफेरी, फिर अचानक से सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी और फिर धीरे धीरे ड्रॉप होगी। दिस शुड बी द ग्राफ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस एक्स, दिस शुड बी द ग्राफ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस एक्स। ये ग्राफ नहीं बनाया था हमने पाइप के लिए, ठीक है। अंदर पाइप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ 0 दिखाई है मैंने, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड 0 दिखाई है अप टू द सरफेस, एंड जस्ट सरफेस के बाहर मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। कितनी होगी जस्ट सरफेस के बाहर, इसमें रेडियस को अपन सरफेस की रेडियस के बराबर डाल देंगे, है ना। अगर पाइप की रेडियस कैपिटल आर है, तो जस्ट आउटसाइड द सरफेस यहाँ कैपिटल आर डाल देना, जस्ट आउटसाइड द सरफेस यहाँ कैपिटल आर पुट कर देंगे, ठीक है। तो हमने ग्राफ नहीं बनाया था, तो आज ग्राफ भी देख लिया इसका। और अगर मैं नेगेटिव साइड में जाऊं, पीछे जाऊं, तो पीछे क्या हो जाएगा, देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अभी वायर में करंट ऊपर है, तो राइट हैंड थंब रूल से इस साइड मैग्नेटिक फील्ड जो आ रही है वो अंदर आ रही है, इनटू द बोर्ड आ रही है, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड है। अगर मैं पीछे जाऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द बोर्ड हो जाएगी। तो वो शो करने के लिए अपन उसको नेगेटिव डायरेक्शन में शो करेंगे। यहाँ 0 दिखाएंगे मैग्नेटिक फील्ड, फिर अचानक यहाँ नेगेटिव से स्टार्ट करेंगे, यहाँ डायरेक्शन आउट ऑफ द बोर्ड है बी की। चलो, ये ग्राफ समझ में आ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ बनाया फॉर अ होलो करंट कैरिंग पाइप, इज दिस क्लियर? ये भी पढ़ा हुआ था हमारा लास्ट क्लास में, बस ग्राफ नहीं बनाया था हमने, ठीक है। चलो, अब अपन आज नई फिर चीज स्टार्ट करते हैं। तो हॉलो पाइप का तो अपन हम सॉलिड वायर ले लेते हैं, सॉलिड इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, सॉलिड वायर ले लेते हैं। सॉलिड इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, सॉलिड वायर के अंदर पूरे एरिया में करंट है, टोटल एरिया से यहाँ आई करंट है, ये वायर का एक्सिस। We need to find magnetic field both outside and inside, बाहर और अंदर फील्ड निकालना है। तो बाहर की फील्ड आप बताओ कितनी आएगी? सेम आना चाहिए, बिल्कुल सही है ना, क्योंकि बाहर से अगर देखेंगे तो हमको सॉलिड वायर और एक ये भी इनफाइनाइट लॉन्ग है, तो ये तो अपन ने पढ़ा हुआ है ना शुरुआत में। इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, स्ट्रेट वायर की फील्ड क्या होती है, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। तो चाहे होलो हो या सॉलिड हो, बाहर से तो एक जैसे दिखेगा, है ना। और उसको अपन एम्पियर सेकेंडल लॉ से भी समझा सकते हैं कि एक अगर मैं सर्कुलर लूप इमेजिन करूं वायर को इंक्लोज करता हुआ लाइक दिस, एक सर्कुलर लूप इमेजिन करूं वायर को इंक्लोज करता हुआ लाइक दिस, उससे मैंने ये पाथ की डायरेक्शन मान ली, ऐसी डायरेक्शन मान ली जिससे करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव में आ जाए। मैंने घूमने की डायरेक्शन ऐसे मानी पाथ पर कि थंब की डायरेक्शन राइट हैंड के थंब की डायरेक्शन करंट में आ जाए।
अब इस पाथ के लिए सिमेट्री से अपन बोलेंगे हर जगह मैग्नेटिक फील्ड अलोंग टेंजेंट ही होगी, मैग्नेटिक फील्ड एवरीवेयर अलोंग द टेंजेंट, और पाथ के छोटा सा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है, तो वही इम्पल्स सर्किट लॉ लगा दो जैसा पहले भी करा था, रेडियस स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर है, तो इंटीग्रल बी डॉट डीएल शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम आई, करंट वायर में आई जा रहा था, स्मॉल आई बोल देते हैं, बस इंटीग्रल बी डॉट डीएल को फिर से लिखेंगे अपन, देखो बी डीएल कॉस 0, इसको इंटीग्रेट करना है पूरे लूप पर, म्यू नॉट टाइम आई, तो ये बी कांस्टेंट बाहर आ गया, डीएल का इंटीग्रेशन 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, तो पूरी थ्योरी वही कॉपी पेस्ट आ जाएगी, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। ये वायर के बाहर मैग्नेटिक फील्ड भी बता दिया अपन। अब बाहर तो ठीक है, अंदर चलते हैं, अंदर चलते हैं, तो अंदर के लिए पहले तो टॉप व्यू का डायग्राम देखते हैं अपन। ये हमारा वायर, जिसकी रेडियस थी कैपिटल आर, इसकी रेडियस कैपिटल आर, ठीक है। अब हम अंदर चल रहे हैं इनसाइड, केस टू इनसाइड, तो स्मॉल आर हमारा लेस देन कैपिटल आर। अब जो हम एम्पेरेंट लूप बनाएंगे वो हमें सॉलिड वायर के अंदर अंदर दिखेगा। अब हमारा एम्पेरेंट लूप सॉलिड वायर के अंदर अंदर दिखेगा, दिस इज अवर एम्पेरेंट लूप। घूमने की डायरेक्शन ऐसी मानते हैं जिससे करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव हो जाए, ठीक है। अब इस एम्पेरेंट लूप में सिमेट्री से इधर वाला पोर्शन तो वही कॉपी पेस्ट चलेगा, हम बोलेंगे एम्पेयर सेकेंड लॉ से इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर ओवर द एम्पेरेंट लूप शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम द करंट इनक्लोज। अब ये इंटीग्रल बी डॉट डीएल तो फिर से वही सिमेट्री से सब कुछ सेम कॉपी पेस्ट लिखोगे, ये आ जाएगा b इंटू 2 पाई आर। बट व्हाट अबाउट दिस करंट इनक्लोज? अब हमारे जो लूप है इसके अंदर अंदर कितना करंट आ रहा है बताओ? चलो वेरी गुड, जे से निकालेंगे, बिल्कुल सही है ना। करंट डेंसिटी से, ये पिछले क्लास में मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे इस टाइप का। तो अब इस एरिया की वैल्यू ले लेंगे, करंट को पहले जो टोटल करंट है उसको टोटल एरिया से डिवाइड करेंगे तो करंट डेंसिटी आ जाएगी। करंट डेंसिटी यहां पर अपन लिख सकते हैं करंट बाय एरिया, है ना। अब तुम्हें जिस एरिया से करंट चाहिए वो एरिया मल्टीप्लाई कर दो करंट डेंसिटी में, तो यहाँ आपको लिखना चाहिए जे इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर, जे इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन होना चाहिए हमारे पास। बस अभी 2 पाई आर से उधर डिवाइड कर दो, तो जो बी का मैग्नीट्यूड है वो देखो क्या रहा है, म्यू जे आर बाय 2, म्यू जे आर बाय 2, ठीक है, म्यू जे आर बाय 2। इस तरह से याद रखना, जे के फॉर्म में याद रखना है आपको, है ना। जे के फॉर्म में हमें कुछ काम आएगा ये आगे जाके, इसलिए जे के फॉर्म में याद रखना है। अगर जे के फॉर्म में देखो जे कांस्टेंट था, करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, तो ये बी दिख रहा है देखो स्मॉल आर के प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे देखो बी स्मॉल आर के प्रोपोर्शनल है। मतलब जैसे जैसे हम सेंटर से दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, और जस्ट सेंटर पे देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड 0 है ना, जस्ट सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड 0, ठीक है। एक और चीज, अभी करंट की डायरेक्शन ऐसी, करंट की डायरेक्शन बाहर, घूमने की डायरेक्शन ऐसी, मैग्नेटिक फील्ड अभी भी तो टेंजेंट के डायरेक्शन में ना, किसी भी पॉइंट पे, यहाँ पर मैग्नेटिक की डायरेक्शन ऐसे टेंजेंट के अलॉन्ग है ना। और अगर इस पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करो और सेंटर से बी तक का मैं सेंटर से इस पॉइंट का एक पोजीशन वेक्टर बनाऊं, तो ये हमारा आर वेक्टर होगा, जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे, ये हमारा आर वेक्टर है जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे। द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर, द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर। हम यहाँ पे एक चीज समझ रहे हैं कि बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर दिस आर वेक्टर, ये बात समझ में आई क्या आपको? बी वेक्टर आर वेक्टर के परपेंडिकुलर है ना। और ये जो करंट डेंसिटी ये भी तो वेक्टर होता है, दिस जे इज आल्सो वेक्टर, जे वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, जो करंट की डायरेक्शन है ना, जे इज आल्सो वेक्टर। तो जे वेक्टर की डायरेक्शन बोर्ड के बाहर की तरफ है, जे वेक्टर की डायरेक्शन इस तरह से है, बोर्ड के बाहर की तरफ, ठीक है। और आर वेक्टर ऐसा है, और बी वेक्टर इन दोनों की परपेंडिकुलर हो रहा है, ध्यान से देखो, जे वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोर्ड एंड बी वेक्टर इज इन द बोर्ड, तो बोथ आर परपेंडिकुलर, जे और बी परपेंडिकुलर है, आर और बी भी परपेंडिकुलर है,
तो जो मैग्नेटिक फील्ड है इट इज परपेंडिकुलर टू बोथ जे एंड आर, है ना। मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू बोथ जे एंड आर। कुछ समझ में आ रहा है इससे? हाँ, ये जे क्रॉस आर है, बिल्कुल सही। ये क्रॉस प्रोडक्ट है एक तरह से। सो मैं मैग्नेटिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकता हूं। ऑल दिस डिस्कशन विल लीड अस टू बी वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट बाय 2 जे क्रॉस आर। बी वेक्टर इज म्यू नॉट बाय 2 जे क्रॉस आर। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्ट वेक्टर फॉर्म में लिख दिया अपन ने। विद इन अ सिलेंड्रिकल वायर, अगर मुझे एक्सिस से स्मॉलर वेक्टर, एक्सिस से स्मॉलर वेक्टर के पोजीशन वेक्टर पर आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए विद इन द वायर, तो बी वेक्टर आ जाएगा म्यू नॉट बाय 2 जे क्रॉस आर, डायरेक्ट वेक्टर फॉर्म में। ठीक, जे क्रॉस आर चेक कर लो। जे वेक्टर इज आउटसाइड द बोर्ड, आर वेक्टर इधर, तो जे क्रॉस आर की डायरेक्शन देखो बी के डायरेक्शन में आ रही है। जे इज आउटसाइड द बोर्ड, है ना। जैसे यहाँ वाले डायग्राम में देखो जे ऊपर की तरफ आएगा, तो जे इज लाइक दिस, आर वेक्टर ऐसा, जे क्रॉस आर अलोंग मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं अपन। इसलिए मैंने बोला था ये वाला फॉर्मूला याद रखना ज्यादा। आप जे को करंट के फॉर्म में भी लिख सकते हो, करंट बाय एरिया, पर ये ज्यादा बेटर है। चलो, क्या ये पोर्शन अच्छे से क्लियर? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, है ना। तो विद इन अ लॉन्ग सिलिंड्रिकल सॉलिड वायर हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाल दी। लॉन्ग सिलिंड्रिकल सॉलिड वायर मैग्नेटिक फील्ड निकाल दी। सॉलिड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड आती है, इट इज नॉन जीरो। हॉलो के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है। इट इज सिमिलर टू शेल। इलेक्ट्रोस्टैटिक में शेल पढ़ा था ना कि एक शेल के अंदर देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है अगर वो हॉलो है, और सॉलिड स्फीयर हो तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है। तो जैसा स्फेरिकल सरफेस के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होता था, वैसे ही कुछ यहाँ है ना। और वहां पर भी याद करो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी सॉलिड स्फीयर के अंदर, वो स्मॉल आर के प्रोपोर्शनल थी। यहाँ पर भी स्मॉल आर के प्रोपोर्शनल है। तो सिमिलैरिटीज है दोनों में काफी, तो वो फॉर्मुलेस को याद करने में ऐसे रिजेम्बलेंस से आप याद रख सकते हो। ठीक है, ओके। बच्चे बोल रहे वॉइस थोड़ी क्रैक हो रही है। नहीं यार, वॉइस तो मुझे लगता है सही होना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते। अब वो तो बताना। हाँ, यहाँ पर भी गॉस लॉ लगाते थे, यहाँ भी। हाँ, वहां पर भी गॉस लॉ और यहाँ एम्पेयर सर्किटल लॉ लगाते हैं, बिल्कुल सही। ठीक है, चलो अब इसका भी ग्राफ बना लेते हैं। जैसे अपन ने हॉलो वायर के लिए बनाया, इसका भी ग्राफ बना लेते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ मैं इसी जगह पे बना देता हूँ, इसी जगह पे बना देता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस एक्स का ग्राफ, मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस एक्स का ग्राफ। तो क्या सोच रहे हो कैसा होना चाहिए ग्राफ? कैसा होना चाहिए ग्राफ? आउटसाइड तो मैग्नेटिक फील्ड एग्जैक्ट सेम आ गई, तो आउटसाइड तो मुझे लग रहा है कि ग्राफ यही बन जाना चाहिए। जो डिफरेंस है वो इनसाइड वाला है, तो इनसाइड में फर्क आएगा, है ना। यस, स्ट्रेट लाइन आ जाएगा इनसाइड, बिल्कुल से इनसाइड लीनियर आ जाएगा। स्मॉल आर के प्रोपोर्शनल था मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, तो अंदर लीनियर दिखा देना। तो ये ग्राफ जो होना चाहिए वो कुछ ऐसा होना चाहिए, लीनियरली पहले मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी अप टू द सरफेस, सरफेस तो मैक्सिमम होने के बाद फिर वो 1/r का फंक्शन, लाइक दिस, ऐसा ग्राफ हो। अप टू द सरफेस मैग्नेटिक फील्ड बढ़ी, उस पर डिक्रीज होना चाहिए। नेगेटिव साइड में भी दिखा दो, पीछे की तरफ जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड नेगेटिव दिखाना पड़ेगी, बिकॉज उसकी डायरेक्शन बदल गई, है ना। ये इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बदल गई। करंट ऊपर, तो यहाँ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, उधर मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। इनटू द बोर्ड अगर तुमने पॉजिटिव ले लिए तो आउट ऑफ द बोर्ड नेगेटिव दिखाना पड़ेगा। चलो, ये ग्राफ क्लियर, मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ भी बन गया अपना। ओके, तो हमने एक सॉलिड इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की भी मैग्नेटिक फील्ड डिराइव कर दी। अब ये जो दो चीजें पढ़ी है ना, ये दोनों पढ़ा है, तो अब तुम अगली चीज तुम खुद ही बता सकते हो। देखो, नेक्स्ट केस, अब मैं जो वायर ले रहा हूं ना वो कुछ ऐसा है कि थिक हॉलो वायर है, थिक हॉलो वायर। हॉलो वायर तो है बट थिक है थोड़ा, इसकी कुछ इनर रेडियस है, कुछ आउटर रेडियस है ना। ऐसा कुछ वायर है जिसका है ना जो मोटाई है वो काफी अच्छी थिक है। तो इसकी इनर रेडियस और आउटर रेडियस अलग अलग मैं बता देता हूँ, दिस इज ए एंड दिस इज बी। और जो ये सरफेस है जहां पे मटेरियल है वहां से करंट जा रहा है आई। अब इसके बारे में क्या सोचते हो आप, इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी?
यस वैभव, वेरी गुड। तो आप ट्राई करो, निकालो इसकी मैग्नेटिक फील्ड। 3 केसेस में निकालो। एक केस जब हमारा स्मॉल आर, हम एक्सिस से डिस्टेंस को स्मॉल आर बोल रहे हैं, हम जिस पॉइंट पे खड़े हैं उसकी एक्सिस से डिस्टेंस को स्मॉल आर बोला, तो स्मॉल आर ए से भी छोटा है, स्मॉल आर ए और बी के बीच का है, और स्मॉल आर बी से भी बड़ा है। ये 3 केसेस हो जाएंगे हमारे। अब तीनों केस की मैग्नेटिक फील्ड बताओ, आप बताओ, देखो कितनी आने चाहिए। ठीक है हर्षवर्धन, सही है। राउद्दीन बिल्कुल सही। गोपाल ठीक है, करो बताओ। अब 3 केसेस में आपको मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, आप मुझे एक्सप्रेशन बताइए मैग्नेटिक फील्ड की। चलो, अधिकतर बच्चे अंदर की मैग्नेटिक फील्ड तो बता दे रहे डायरेक्टली, वो तो 0 आना चाहिए। विद इन रेडियस स्मॉल ए के अंदर अंदर हमें मैग्नेटिक फील्ड 0 दिखेगी। यू आर ऑल करेक्ट। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगी। और जब बी आर बी से भी बड़ा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, है ना। बाहर भी आपने सही से बता दी मैग्नेटिक फील्ड। अब बस बीच वाले पार्ट में मैं इंटरेस्टेड हूँ, बाकी तो आपने सही बता दिए। चलो, सिद्धेश का जवाब आ गया, वेरी गुड सिद्धेश, बहुत बढ़िया, सही लिखा सिद्धेश। हाँ बिल्कुल सही रचित, करो ट्राई करो। वैभव, जे की वैल्यू भी रखो यार, जे मैंने थोड़ी दी आपको, आप जे की वैल्यू रख के बताओ आंसर। जे के टर्म में आंसर नहीं दे रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है, आपको आई के टर्म में ही आंसर देना है। मैंने आपको जो चीजें दी है, आई दिया है, रेडियसेस दी है, इनके टर्म में आपको आंसर देना है, जे के टर्म में नहीं दोगे। नहीं अंश, गलत है। इस वायर को टॉप से देखोगे तो टॉप से कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पे मटेरियल है ना। तो जब आपको बीच में मैग्नेटिक फील्ड पूछ लिया तो आपका स्मॉलर इन दोनों रेडियसेस के बीच में, तो जो स्मॉलर रेडियस पे लूप है, एम्पेरियल लूप, वो कुछ ऐसा दिखेगा। अब आपको एम्पेरियल लूप के अंदर अंदर का ही करंट लेना चाहिए। हमारा जो एम्पेरियल लूप होता है ना, उसके अंदर अंदर जो करंट है वो आता है यहाँ पर आई इंक्लोज। तो आई इंक्लोज सही सही लिखना है यहाँ पे। सबसे पहले तो यहाँ पे जे की वैल्यू क्या होना चाहिए वो सही से लिख लो। जे होना चाहिए था करंट बाय एरिया, और एरिया जिससे पास कर रहा है वो है पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जे में डिनोमिनेटर में जो एरिया आएगा इट शुड बी पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो जे में करंट का एरिया सही लिखना पड़ेगा आपको। बस अब जे पता है तो तुम ये गिवन क्वेश्चन को कर सकते हो, यही आएगा सॉल्व करके। ये तो बस ये जो एरिया है ना, ये एरिया सही से लिखना पड़ेगा। तो यहाँ एम्पेयर सेकेंड लॉ लगाओगे तो बी इंटू 2 पाई आर, वो आ जाएगा जे इंटू एरिया जिससे करंट जा रहा है वो है पाई आर स्क्वायर माइनस पाई बी ए स्क्वायर। बस अब इसे अच्छे से लिख लो। तो यहाँ से सॉल्व करके जो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, यहाँ लिख देता हूँ मैं, वो आ जाएगा म्यू नॉट, यहाँ पे म्यू नॉट भी आना चाहिए था, जे की वैल्यू आई, जो ऊपर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 पाई। फाइनली एक्सप्रेशन ये बनेगा, फाइनली एक्सप्रेशन ये बनेगा। थोड़ा स्पेस मेरे पास कम था। म्यू नॉट बाय 2 पाई आर आई इंटू स्मॉलर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना। यस, एक तरह से म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर में एक फैक्टर मल्टीप्लाई हो गया। म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर में एक फैक्टर मल्टीप्लाई हो गया। म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर में एक फैक्टर मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, चलो अब इसका ग्राफ भी बनाओ। ग्राफ भी बनाओ, अंदर मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा। थोड़ा यहाँ यहाँ ये हटा के अपन बना लेते हैं ग्राफ।
सर पाई कटेगा ना एक वहां। पाई कैंसिल हो जाएगा क्या? पाई जे के अंदर पाए था डिनोमिनेटर में, और यहां पर भी जे के अंदर पाया था, तो ये कैंसिल हो जाएगा। इधर तो पाए बचेगा ना, ये बी इंटू टू पाई आर वाला पाए तो बच जाएगा। जे की वैल्यू रखेंगे तो उसमें से पाई कैंसिल हो जाएगा, है ना? क्लियर हाँ, सर। ठीक ठीक है। चलो अब ग्राफ बना लेते हैं। तो देखो, विद इन द वायर, मैं रेड कलर से बना देता हूं, विद इन द वायर मैग्नेटिक फील्ड इज 0। अब बाहर तो भी आप जानते हो जैसे एक्सपोनेंशियल डिक्रीज करेगी, वो बीच में बढ़ते जाएगी। बीच में देखिए, लेकिन देखो ये वाला जो टर्म है ना, म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर, इसकी वजह से आर बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड कम होगी। ये टर्म बता रहा है मैग्नेटिक फील्ड कम होना चाहिए, ठीक है। लेकिन द सेकेंड टर्म जो है उसमें स्मॉल आर का स्क्वायर ऊपर देखो वहां पे, तो स्मॉल आर जैसे से बढ़ेगा तो न्यूमरेटर के अंदर एक्सप्रेशन की वैल्यू बढ़ रही है, और वो भी स्मॉल आर का स्क्वायर है, जिसकी पावर ज्यादा है न्यूमरेटर में, आर की पावर न्यूमरेटर में ज्यादा है, तो डिनोमिनेटर के कंपेयर में वो ज्यादा तेजी से बढ़ेगा, हेंस ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड बढ़ी जाएगी, है ना? ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते हुए दिखा देना लाइक दिस, ऐसा कुछ ग्राफ बना देना, ठीक है। एक कर्व बना दिया बढ़ाते हुए अपन ने। वो कर्व ना तो हाइपरबोला बोल सकते ना पैराबोला बोल सकते, क्योंकि वो एक्सप्रेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसको कुछ नाम मत बोलना, ठीक है। बस एक कर्व बना दिया बढ़ाते हुए। चलो, क्या है क्लियर? ग्राफ क्लियर? ओके, आई होप कि सबको ये क्लियर है। तो हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाल दी पाइप के सारे सिस्टम्स में। सिलिंड्रिकल वायर के अलग अलग सिस्टम है। सिलिंड्रिकल वायर होलो ले लिया, कंप्लीटली सॉलिड ले लिया, फिर होलो और सॉलिड का बीच का चीज ले ली कि थिकनेस वाला होलो पाइप। तो तीनों केसेस में मैग्नेटिक फील्ड निकाल दी, है ना? और सेम ऐसा केस आया था सॉलिड स्क्वायर विद कैविटी में। हाँ, वैसे ही वो बिल्कुल सही, वैसे ही कर रहे हैं अपन सेम चीज। अब अभी तुमने केविटी का एक नाम ले लिया, तो चलो केविटी वाला केस कर लेते, केविटी वाला केस कर लेते। केविटी का नाम ले लिया तो चलो केविटी वाला केस कर लेते हैं। तो आपके पास एक सॉलिड वायर है और उसमें केविटी दे देते हैं। देखो यहाँ पर स्पेस बना रहा हूं मैं, यहाँ पे देते क्वेश्चन आपको। एक हमारे पास सॉलिड वायर है और उसमें कैविटी है। इनफाइनाइट लॉन्ग सॉलिड सिलिंड्रिकल वायर है और उसमें सिलिंड्रिकल कैविटी है। यहाँ यहाँ मटेरियल है और कैविटी में मटेरियल नहीं, ठीक है। पूरे वायर का जो एक्सिस है, सपोज पूरे वायर का सेंटर यहाँ है, पूरे वायर का एक्सिस ये दिखाया मैंने, पूरे वायर का एक्सिस ये रहा, और जो सिलिंड्रिकल कैविटी का एक्सिस है वो ये है, ठीक है। तो देयर इज अ सॉलिड सिलिंड्रिकल वायर विद सिलिंड्रिकल कैविटी। सिलिंड्रिकल कैविटी इज नॉट हैविंग सेम एक्सिस एज द सिलिंड्रिकल वायर, दोनों का एक्सिस अलग अलग है। तो अगर इसको टॉप व्यू से देखोगे तो टॉप व्यू कुछ ऐसा दिखेगा, ये हमारा सिलिंड्रिकल वायर और उसमें सिलिंड्रिकल कैविटी, ठीक है। यहाँ पर जगह सब जगह मटेरियल है और दोनों के एक्सिस अलग अलग, ये पूरे वायर का एक्सिस और ये सिलिंड्रिकल कैविटी का एक्सिस। अब मैंने बता दिया आपको कि यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा था सिस्टम में वो आई था, और रेडियस ऑफ द कैविटी सपोज ए एंड रेडियस ऑफ द वायर इज कैपिटल आर। जो पूरा सिलिंड्रिकल वायर है उसकी रेडियस कैपिटल आर है, कैविटी की रेडियस स्मॉल है। आपको विद इन कैविटी किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है, पी पॉइंट आपको दिया विद इन कैविटी, पी इज विद इन कैविटी, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड विद इन कैविटी। मैग्नेटिक फील्ड अंदर कैविटी के अंदर अंदर बताओ। आप सब जगह बता सकते हो मैग्नेटिक फील्ड, पर फिलहाल मैं इंटरेस्टेड ओनली कैविटी के अंदर मैग्नेटिक फील्ड में हूँ, ठीक है। इसमें आपको बाकी जगह पे मैग्नेटिक फील्ड पूछी जा सकती है, मैं आपसे सिर्फ फिलहाल पूछ रहा हूँ कैविटी के अंदर मैग्नेटिक फील्ड। करो। कैविटी कॉन्सेंट्रिक कोएक्सियल नहीं है, सेम एक्सिस नहीं है कैविटी का, सेंटर नहीं, एक्सिस बोलेंगे कैविटी का। सिलेंडर के केस में अपन एक्सिस बोलेंगे, तो कैविटी का एक्सिस, वैभव, कैविटी का एक्सिस और सिलेंड्रिकल वायर का एक्सिस सेम नहीं है। इस क्वेश्चन में वो सेम थे। बिल्कुल सही रचित, बिल्कुल सही, वेरी गुड रचित।
विघ्नेश सही है, करो निकालो आंसर, बताओ क्या आना चाहिए। रचित ने पकड़ लिया सही से, बिल्कुल सही वैभव। वेदांत नहीं बेटा, गलत जवाब, गलत जवाब। बुराउद्दीन वेरी गुड। सर अपन ने सॉलिड वायर में जो वेक्टर वाली इक्वेशन लिखी थी उसका यूज करे। हाँ कुशाग्र, वही यूज करना पड़ेगा आपको, वही वही यूज करना चाहिए। हाँ नेगेटिव मास जैसा कुछ यूज कर सकते हो, करंट नेगेटिव डायरेक्शन में ऐसा यूज कर लो। ठीक है, करो ट्राई। तो बाकी सारी चीजें हटा देता हूँ। गोपाल यस, बिल्कुल सही। रणदीप, P इज नॉट एट द सेंटर ऑफ कैविटी। P यहाँ है, कहीं यहाँ पर बताया, ये सेंटर पे नहीं है, P यहाँ है, P इज हियर। ठीक है अथर्व, वेरी गुड। कुछ आपको पॉइंट्स के नाम दे देता हूँ। तो ये जो एक्सिस है ना, इसके ऊपर का जो पॉइंट है वो O है, और ये जो पॉइंट है वो O डैश है, और अंदर P पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए थी। P इज विद इन द सिलिंड्रिकल कैविटी। ठीक है, तो ये मैंने पॉइंट्स के नाम दे दिए। ये आपको जैसे यहाँ लिखा हो तो ये है O, ये है O डैश, और ये है P। ठीक है, आपको अंदर कैविटी के अंदर P पॉइंट दिख रहा है। चलो काफी बच्चों के मेरे पास सही जवाब दिख रहे हैं मुझको, बहुत बढ़िया। यस, अब आपको यहाँ पे लगाना चाहिए वेक्टर फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इससे बहुत आसानी से काम हो जाएगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए सुपरपोजिशन लगा लेंगे हम मान लेंगे कि ये सिलिंड्रिकल वायर कंप्लीट था, जिसका सेंटर O था, और एक सिलिंड्रिकल वायर और है O डैश सेंटर वाला, इसमें नेगेटिव करंट है O डैश वाला। यहाँ जो करंट डेंसिटी है उसको अगर मैंने J बोला, तो यहाँ पर अपोजिट करंट डेंसिटी दिखा दिया, और इन दोनों की वजह से जो P पॉइंट की मैग्नेटिक फील्ड है वो निकालो और वेक्टरली ऐड कर लो। जो P पॉइंट है वो दोनों के अंदर है, इस पूरे सिलिंड्रिकल वायर के अंदर ही P पॉइंट है, और कैविटी के भी अंदर P पॉइंट है। तो विद इन द सिलिंड्रिकल वायर जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है ये रहा। इसके लिए हमको J चाहिए होता है, करंट डेंसिटी चाहिए होती है। करंट डेंसिटी तो अपन इसको जब सॉलिड मान लूंगा मैं, तो सब में एक जैसे दिखेगी। कितनी करंट डेंसिटी आएगी? करंट इज आई। किस एरिया से करंट जा रहा है? वो एरिया है पाई आर स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर। ये होना चाहिए करंट डेंसिटी। ये करंट डेंसिटी में कई बच्चों की गलतियां होती है ना, करंट डेंसिटी में कई बच्चों की गलतियां होती है, ये जरूर ध्यान रखना। करंट डेंसिटी ये आएगी, ये बहुत बच्चे मिस्टेक करते करंट डेंसिटी में। तो यहाँ पर करंट डेंसिटी ये है, जिस एरिया से करंट जा रहा है वो एरिया है पाई आर स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर। ये करंट डेंसिटी आ गई। अब करंट डेंसिटी पता है तो इस केस की P पर मैग्नेटिक फील्ड लिख सकते हो, इस केस की भी P पर मैग्नेटिक फील्ड लिख सकते हो। यहाँ P पर मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी म्यू नॉट बाय 2 J वेक्टर क्रॉस OP वेक्टर, और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगी म्यू नॉट बाय 2 J वेक्टर, यहाँ अपोजिट है तो इसकी माइनस लगा लो, J वेक्टर क्रॉस O डैश P वेक्टर, और माइनस लगाया बिकॉज करंट इज इनसाइड। ठीक है, बस अब दोनों को वेक्टरली ऐड कर लो, तो मैग्नेटिक फील्ड एट P इन वेक्टर फॉर्म, जब इनको ऐड करेंगे तो J कॉमन वो आएगा OP वेक्टर माइनस O डैश P वेक्टर, तो दिस इज म्यू नॉट बाय 2 J वेक्टर क्रॉस O डैश वेक्टर।
ये ऐसा लग रहा है जैसे कि पूरे सॉलिड वायर की वजह से पूरे को सॉलिड मानकर उसकी वजह से पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लिखते हैं। पूरे वायर को सॉलिड मानकर उसकी वजह से जो पी पर मैग्नेटिक फील्ड सॉरी ओ डैश पर मैग्नेटिक फील्ड आएगी, पूरे सॉलिड मानकर ओ डैश पे जो मैग्नेटिक फील्ड है ये वही कांस्टेंट आ गई है। पी पॉइंट का कोई रोल ही नहीं है हमारे एक्सप्रेशन में। मैग्नेटिक फील्ड इज नाउ कांस्टेंट विद इन दिस सिलेंडर। जो कैविटी है तो कैविटी के अंदर पूरी मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड विद इन कैविटी, है ना। हाँ, कई बच्चे बोल रहे हैं जे के बारे में दिक्कत है, तो जे समझो अच्छे से क्या है। ये जो पूरा वायर था इसमें कितने एरिया में करंट था, वो एरिया डिवाइड करा मैंने। करंट जिस एरिया से है वो एरिया डिवाइड करा मैंने, सिंपल। भाई ये पूरा एरिया जो था, पूरा एरिया दैट वाज पाई आर स्क्वायर, उसमें से ये पाई आर स्क्वायर माइनस करेंगे, जिस एरिया में करंट नहीं हो उसको हटा दिया मैंने एरिया में, ठीक है। इलेक्ट्रोसिटी जैसे आया बिल्कुल सही। स्फीयर की कैविटी में भी कांस्टेंट आती है, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर हम समझ गए कि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है विद इन द कैविटी। उसका अगर मैं ग्राफ बना के दिखाऊं मैग्नेटिक फील्ड का, ग्राफ क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखाऊं मैं, ये हमारा क्रॉस सेक्शन व्यू दिखाया हमने। तो मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट, ये ओ पॉइंट था, ये ओ डैश पॉइंट था, तो ओ डैश पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो ओ डैश के परपेंडिकुलर ऐसी होगी, और अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से दिखा देना पैरेलल लाइन, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट। ओ डैश के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड दिखेगी, बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ओ ओ डैश वेक्टर होना भी चाहिए। ये देखो क्रॉस प्रोडक्ट है यहाँ पर, है ना। और अगर जे बाहर था तो जे इधर, आर इधर, जे क्रॉस आर ऐसा जाएगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिखा देना अंदर। यस सर, पर वो दो एलिमेंट के अलग अलग होंगे ना। क्या बोलना चाह रहे हैं हार्दिक आप, दो एलिमेंट के अलग अलग होंगे ना मतलब, आप बोलना क्या चाह रहे हो, दो एलिमेंट के अलग अलग होंगे मतलब। जे अलग अलग नहीं बेटा, इसमें तो कोई करंट ही नहीं ना, केविटी में, केविटी में तो कोई करंट था ही नहीं। वो तो आपने मान लिया कि जो करंट डेंसिटी यहाँ है वैसी ही करंट डेंसिटी इसके अंदर है, और उसको नेगेटिव डायरेक्शन में मान लिया, इसको पूरे को सॉलिड मान लिया अपन ने, पूरे को कंप्लीट सॉलिड मान लिया। देखो मैंने यहाँ क्या करा, क्या है, जो यहाँ पे करंट डेंसिटी है वही करंट डेंसिटी यहाँ पूरे को सॉलिड मान लिया। ये था तो कैविटी के साथ, और हमने इसको पूरे को सॉलिड मान लिया। अब जितनी जगह मैंने करंट एज्यूम कर लिया उतनी जगह नेगेटिव करंट डेंसिटी दिखा दी, इतने पोर्शन में नेगेटिव करंट डेंसिटी दिखा दी, है ना। जैसे कि अपन ने स्फीयर में भी करा था ना कि जो जो चार्ज डेंसिटी यहाँ थी रो, उसको पूरा सॉलिड चार्ज डेंसिटी रो मान ली, और जहां चार्ज नहीं था वहां नेगेटिव रो दिखा दिया था, वैसे यहाँ नेगेटिव करंट डेंसिटी दिखा दी। ओके, सो अब हमने कैविटी के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड डिराइव कर ली, इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसी चीज आ गई बिल्कुल, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आ गई। तो ये मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए वो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट था, है ना, वो याद रखना था। चलो, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेट हो रहा है तो काफी इजी लग रही होगी चीजें आपको। अभी हमारे पाइप वाले जितने भी केसेस थे सब हो गए, अब अपन आगे बढ़ते हैं, कुछ दूसरे केसेस भी देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वापस से बता देता हूँ, देखो मैं आपको, ये जे बोर्ड के बाहर है, परपेंडिकुलर है ऐसा, और मुझे ओ पॉइंट यहाँ दिख रहा है, ओ डैश यहाँ दिख रहा है, ये ओ डैश वेक्टर ऐसा हो जाएगा, दिस इज ओ डैश वेक्टर। तो राइट हैंड के फिंगर्स को जे वेक्टर की डायरेक्शन में रखो, ओ डैश की डायरेक्शन में फिंगर कर्ल करो, तो थंब की डायरेक्शन आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे देगी। ये क्रॉस प्रोडक्ट के तरीके से देखा अपन ने, ये क्रॉस प्रोडक्ट करना था ना, क्रॉस प्रोडक्ट का सिंबल था बेटा यहाँ, तो क्रॉस प्रोडक्ट से बताया मैंने। अब मैं राइट हैंड समझू जो स्ट्रेट वायर वाला, उससे भी बता सकता हूँ। स्ट्रेट वायर में करंट की डायरेक्शन में राइट हैंड की फिंगर रखो, जहां मैग्नेटिक फील्ड चाहिए वहां फिंगर पॉइंट करो, तो ये पाम के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, इससे भी बता सकते हैं अपन, ठीक है। क्या डायरेक्शन क्लियर हो गई? वेरी गुड। तो अब और भी केसेस देखते हैं, अभी सारे पाइप वाले केसेस ही देखे अपन ने। सो नेक्स्ट केस देखो, एम्पेयर सर्किट लॉ का एक अगला एप्लीकेशन। तुम्हारे पास एक इनफाइनाइट लॉन्ग प्लेट है,
I have an infinite long plate. This plate is carrying current along its length. This length is infinite and the widths are also infinite. Current is K per unit width. यहाँ पे जो प्लेट में करंट है, अगर तुम इसकी एक यूनिट विड्थ लो तो यूनिट विड्थ में करंट के है, यूनिट विड्थ में करंट के है। अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड बताना है आपको, इसकी मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड आती है क्या तुमको? ये बाकी पूरा हटा रहा हूँ सब में। ये अगला केस समझ में आया? इसकी मैग्नेटिक फील्ड आती है क्या बताओ? यस, वेरी गुड वेदांत, है ना, म्यू नॉट के बाय 2 होती है। बट अब आपको मैंने इंटीग्रेशन से डिराइव कराई थी, अब उसे एम्पीयर सर्किट लॉ से डिराइव करेंगे, अलग तरह से डिराइव करेंगे और देखना बहुत जल्दी आ जाएगी। एम्पीयर सर्किट लॉ कुछ ही केसेस में लगता है जहां सिमेट्री होती है, पर जहां ये लगता है वहां जल्दी मैग्नेटिक फील्ड दे देगा। चलो अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड यूजिंग एम्पीयर सर्किट लॉ देखते हैं। तो एम्पीयर सर्किट लॉ से मैग्नेटिक फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो उसका टॉप व्यू देखा। टॉप व्यू, ये प्लेट को अपन ने ऊपर से देखा तो ऐसे दिखेगी, एक रेक्टेंगल, हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। और इस प्लेट में जो करंट था वो ऊपर की तरफ आ रहा था, तो मुझे करंट ऐसा दिखने लगेगा, दिस इज द करंट, ठीक है। अब मैं इमेजिन करता हूं मेरा पाथ, एम्पेयर एंड लूप इमेजिन करता हूं। तो मैं एम्पेयर एंड लूप ऐसा इमेजिन करता हूं, रेक्टेंगल या स्क्वायर जैसा, रेक्टेंगल स्क्वायर जो भी बोलना चाहो बोल दो इसको। ऐसा मैंने एम्पेयर एंड लूप इमेजिन करा और इस एम्पेयर एंड लूप में करंट क्योंकि बाहर की तरफ है तो ये घूमने की डायरेक्शन मान लेता हूं, राइट हैंड थंब रूल से, ठीक है। नाम दे देते हैं एम्पेयर एंड लूप को P Q R S। P Q R S मैंने एम्पेयर एंड लूप को नाम दे दिया। इसकी साइड लेंथ वगैरह कुछ मान लो, तो ये लेंथ मान लेते हैं अपन A है और इधर से इधर जो लेंथ है वो मान लेते हैं B है। मैंने एक एम्पेयर एंड लूप इमेजिन करा। इस एम्पेयर एंड लूप में अगर मैं एम्पेयर सर्किट लॉ लगा दूंगा, इंटीग्रल B डॉट dl निकालूंगा, तो इंटीग्रल B डॉट dl ओवर द लूप इट शुड बी म्यू नॉट टाइम्स द करंट जो अंदर अंदर आ रहा है। तो अंदर अंदर करंट कितना आएगा? यहाँ K पर यूनिट विड्थ करंट था और कितनी विड्थ अगर अंदर आ गई अभी? एक। तो बाय एम्पेयर सर्किट लॉ the integration of B vector dot dl vector over the loop P Q R S, it should be mu naught times the current enclosed, but the current enclosed is K times A। ये समझ में आया क्या? ये A विड्थ है, A विड्थ में करंट कितना होगा? K। बोलो, ये समझ में आ रहा है क्या? चलो बहुत बढ़िया। अब इंटीग्रल B डॉट dl क्या होना चाहिए वो सोचते हैं अपन, ठीक है। इंटीग्रल B डॉट dl क्या होना चाहिए वो सोचते हैं। तो देखो ये जो प्लेट है ये इनफाइनाइट विड्थ की भी थी, ये बहुत बहुत चौड़ी थी, इनफाइनाइट विड्थ की थी। तो ड्यू टू द इनफाइनाइट विड्थ ऑफ द प्लेट, अब मैं चाहे इस Q पॉइंट पे देखूं, चाहे इनके बीच वाले पॉइंट पे देखूं, चाहे R पे देखूं, इन सभी पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड एक जैसी दिखना चाहिए ना। ऑन दिस पॉइंट्स मैग्नेटिक फील्ड शुड बी सेम। क्यों? क्योंकि ये प्लेट जब बहुत बड़ी है तो इनमें कोई फर्क ही नहीं दिखेगा। जैसे आप सोचिए बोर्ड है, इस बोर्ड में करंट है, इस बोर्ड में ऐसा ऊपर की तरफ करंट जा रहा है, इस बोर्ड में ऐसा ऊपर की तरफ करंट जा रहा है। तो बोर्ड में ऐसा ऊपर की तरफ जो करंट आ रहा है, बोर्ड इनफाइनाइट है, ऊपर भी इंफिनिटी हो गया और उसकी विड्थ भी इंफिनिटी हो गई। अब इसके सामने में चाहे यहाँ खड़ा हो जाओ, चाहे यहाँ खड़ा हो जाओ, चाहे यहाँ खड़ा हो जाओ, सारे पॉइंट एक जैसे होंगे। मैं इस पूरी लाइन पर एक जैसा देखूंगा बोर्ड को, है ना। अगर एक इनफाइनाइट प्लेन है तो उस प्लेन के सामने जितने भी पॉइंट्स होंगे सब आइडेंटिकल दिखेंगे हमको सिमेट्री से। तो इन सब की पोजीशन ही एक जैसी है तो मैग्नेटिक फील्ड भी एक जैसी होना चाहिए, सिंपल बात। और सिमिलरली Q से P तक भी सारे पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड एक जैसी होगी, इन सभी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड एक जैसी होगी, है ना।
नाउ ये जो वायर से इनमें करंट ऐसा बाहर की तरफ है, तो थोड़ा वायर का हमें आइडिया होना चाहिए, उससे अपन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बोल देंगे। हम बोल देंगे कि इधर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी होनी चाहिए और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड नीचे तरफ होनी चाहिए। ठीक है, हमें सिमेट्री के कॉन्सेप्ट से समझ में आया, इन सब पर मैग्नेटिक फील्ड एक जैसी। तो वो मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं यहाँ इधर दिखाऊं तो R पर भी ऐसे ही, Q पर भी ऐसे ही। इनफैक्ट बाकी जगह में डिस्टेंस बदलो तो हो सकता है मैग्नीट्यूड बदल जाए, बट डायरेक्शन ऐसी ही होनी चाहिए। डायरेक्शन ऐसी होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑल्दो भले चेंज हो सकता है, हमें नहीं पता फिलहाल, डायरेक्शन ऐसी होनी चाहिए। और दूसरी तरफ जाओगे तो डायरेक्शन नीचे की तरफ होना चाहिए। चलो, क्या ये समझ में आया? मैं अगर इस सेंटर, इस Q से R के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड B बोल दूं, तो उतनी डिस्टेंस पे यहाँ पर भी ये मैग्नेटिक फील्ड सेम होना चाहिए। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड B बोली तो यहाँ पर भी B ही होना चाहिए, सिमेट्री से। दोनों साइड इक्वल डिस्टेंस पर है ये साइड्स, तो इक्वल डिस्टेंस से मैग्नेटिक फील्ड इक्वल होना चाहिए दोनों तरफ सिमेट्री से। क्या ये क्लियर हुआ? सबसे पहले तो अच्छे से समझो सारे लॉजिक अपन क्या दे रहे, बहुत बढ़िया है ना, वेरी गुड। अब इंटीग्रल B डॉट dl में पूरा लूप का आसानी से लिख सकता हूं। कैसे लिखेंगे? फॉर दिस इंटीग्रेशन मैं पहले P से Q इंटीग्रेशन लिख दूंगा, फिर Q से R लिख दूंगा, फिर R से S लिख दूंगा, फिर S से P लिख दूंगा। वो आ जाएगा म्यू नॉट के ए, है ना। वो पूरे लूप को मैंने उसके अलग अलग पाथ पे डिवाइड कर दिया, तो 4 इंटीग्रेशन बन गए। अब चारों इंटीग्रेशन को अलग अलग लिख सकता हूँ। P से Q जाऊंगा तो ऑन द पाथ P Q हर जगह देखो B और L परपेंडिकुलर है, B और DL परपेंडिकुलर है, तो ये 0 होना चाहिए, ये वाला टर्म 0 होना चाहिए। S B वेक्टर परपेंडिकुलर टू DL वेक्टर, ठीक है। Q से R जो होगा B वेक्टर और L वेक्टर एक ही डायरेक्शन में, तो B इंटू ए आ जाना चाहिए, लेंथ 80, तो ये आ जाना चाहिए B इंटू ए। फिर नेक्स्ट टर्म फिर से 0 हो गया, सेम लॉजिक, B वेक्टर डॉट DL परपेंडिकुलर होना चाहिए, ये BA लिख दिया, ये 0, और ये फिर से BA हो जाएगा सेम लॉजिक से। यहाँ पर DL भी नीचे और B वेक्टर भी नीचे, तो सेम आ जाएगा BA। नाउ ऑल दिस शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट के ए। बस अब थोड़ा सा अरेंज करो, देखो 2BA शुड बी म्यू नॉट के ए से कैंसल और 2 डिवाइड कर दो तो म्यू नॉट के बाय 2, आंसर म्यू नॉट के बाय 2। ठीक है, इनफाइनाइट लॉन्ग प्लेट की मैग्नेटिक फील्ड हमने डिराइव करी यूजिंग एम्पीयर सर्किट लॉ, कोई इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ी, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ा, सिमेट्री के केस सोचना पड़े, ठीक है, और हमने इसकी मैग्नेटिक फील्ड बता दी। गगनदीप पूछ रहा है PQ और RS 0 क्यों हुआ? तो PQ में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और DL वेक्टर की डायरेक्शन परपेंडिकुलर है। मैग्नेटिक फील्ड देखो यहाँ ऊपर, DL वेक्टर इधर, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 लिखा भी तो था मैंने, ये वाला टर्म 0 हो गया PQ के अलोंग बिकॉज B और DL परपेंडिकुलर। और वैसे यहाँ पर है ना, चलो, और B और A की जो डायरेक्शन है वो Q से R तक देखोगे तो B और DL वेक्टर देखो, एरो की डायरेक्शन देखो किधर है, हमारे पाथ में ऊपर जा रहे हैं, तो Q से R जा रहे हैं और B भी Q से R है, तो यहाँ पे B डॉट DL पॉजिटिव आएगा। इसी SP में भी आएगा, देखो एरो हमारे पाथ का एरो किधर है, ये देखो नीचे की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड भी नीचे है, तो यहाँ पर भी B डॉट DL BA आ जाएगा, पॉजिटिव ही आएगा, है ना, क्योंकि हमारे लूप में जो घूमने की डायरेक्शन है वो भी यहाँ नीचे है, मैग्नेटिक फील्ड भी नीचे है। यशवर्धन बोले समझ में आ रहा है ये? यस, वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। तो हमने एक इनफाइनाइट प्लेट की फील्ड को पहले इंटीग्रेशन से डिराइव करी थी, उसको एम्पीयर सर्किट लॉ से भी डिराइव कर दिया, अच्छे से देख लो, कहीं कुछ डाउट हो तो बता दो मुझको। बच्चे बोल रहे ऑल क्लियर, वेरी गुड। स्कूल में आ जाता है कभी कभी, तो आपको इनके लॉजिक जरूर याद होना चाहिए अच्छे से, मतलब कहाँ पे क्या लिखना है आपको ही पता होना चाहिए। जो भी मैंने बोला कि ये फील्ड 0 क्यों है वो आपको स्कूल में लिखना पड़ेगा ढंग से प्रॉपरली, ठीक है।
चलो अब एक और केस देखते हैं जिसकी फील्ड हमें आती है, लेकिन उसको भी एम्पियर सर्किट लॉ से निकालते हैं। ठीक है, इस बार एमसीक्यू है बस। अच्छा, स्कूल आपका, हाँ वो आपका स्कूल का कुछ आया है, चेंज हो गया है। ठीक है, तो यार मजे हो रहे हैं यार आप लोगों के, तो घर पे रह के पढ़ रहे हो बढ़िया। एग्जाम भी दोनों साल की ऐसी हो गई। हाँ, 2 एग्जाम हो गई। चलो वो पढ़ना आराम से, अभी 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 इस पे ध्यान देते हैं अपन। ठीक है, तो धीरे धीरे आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या करा है सीबीएसई ने। सीबीएसई वालों के लिए अभी आया है, एमपी बोर्ड भी वही फॉलो करेगी। वो तो एमपी बोर्ड तो पूरे सीबीएसई कॉपी करता है, तो सेम चीज ही आएगी। हाँ, ठीक है। हम्म। हाँ, अंशुल बोल रहा है सर मजे क्या, घर पे माहौल ही नहीं मिलता है, पढ़ाई का बहुत डिस्टरबेंस है। हाँ ये बात तो है बिल्कुल, घर पर उतना बच्चों के साथ पढ़ाई अच्छी होती है क्लासरूम में, हमको भी समझ में आता है अच्छे से बच्चों को कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। यहाँ तो आप बोलोगे तो पता चलेगा, नहीं तो कुछ पता ही नहीं चलता है। तो जो कई बच्चे ऐसे रहते हैं, पीटीएम में 2 बच्चों से बात आपकी बैच में नहीं किसी और बैच में हुई थी बात, तो बच्चे घर पे बोल रहे हैं कि समझ नहीं आ रहा। बच्चे से आज तक बच्चे ने कभी बताया नहीं क्लास में कि उसको समझ नहीं आ रहा। तो मेरे को तो लगा कि यार वो तो घोस्ट टाइप बच्चा था, और वो तो बात नहीं करता था, तो मैंने फोन लगा दिया। पेरेंट्स बोलते कि इसको तो कुछ आ ही नहीं रहा, तो मैंने बोला आ नहीं रहा तो बोले कुछ, ऐसा कैसे चलेगा। बोले हम अंतर्यामी थोड़ी है जो घर पे बैठे बैठे आपको पता चल जाएगा। हाँ, ऐसे भी होता है कई बार। चलो, हाँ मतलब कई बार होता है ऐसा, बच्चे टीचर को अंतर्यामी समझते हैं। तो पता है हमको, जब तक आप बोलोगे नहीं कैसे पता चलेगा। हम्म। ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं। चलो सोलोनॉइड वाला केस और पढ़ते हैं अपन। अब हम सोलोनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं। आइडियल सोलोनॉइड की म्यू नॉट एनआई आती थी उसके एक्सिस पे। अब उसे हम एम्पेयर सर्किट लॉ से डिराइव करेंगे। अब स्कूल में जब आता था ना डेरिवेशन बोर्ड में, तो एम्पेयर सर्किट लॉ से ही करना होता था। स्कूल में इंटीग्रेशन वाला नहीं यूज करते, हम एम्पेयर सर्किट लॉ से ही डिराइव करते थे। ठीक है, चलो तो ये वाला पोर्शन अभी रहने देता हूँ, ये शायद काम आ जाएगा। देखो सोलोनॉइड क्या होती थी, तो सोलोनॉइड इज कलेक्शन ऑफ सर्कुलर लूप, बहुत ही क्लोज बाइंड करते थे। वो तो हम डायग्राम इतना क्लोज दिखा नहीं रहा हूं मैं, पर ये वायर बहुत क्लोज होते हैं। ठीक है, बहुत ही क्लोज, ऑलमोस्ट एक के ऊपर एक ही अपन कॉपर वायर को बाइंड करते थे। अच्छा, ये सारे वायर इंसुलेटेड होते हैं, मतलब ऐसा नहीं होगा कि वायर के टच होने से वो शॉर्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। उनपे कोटिंग रहती है पतली सी, जिससे एक वायर से दूसरे वायर में कांटेक्ट की वजह से भी करंट जाएगा नहीं, वो करंट को ऐसे लूप में घूमना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, यस। तो कॉइल ऑफ एंटन वाला अलग से पढ़ने वाले, कुछ नहीं। कॉइल ऑफ एंटन में क्या करना है, एक कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड पता है, उसमें एन मल्टीप्लाई कर दो टोटल मैग्नेटिक फील्ड के लिए। ठीक है गगनदीप, चलो अब इस पर आ जाओ सोलोनॉइड पे। तो इस सोलोनॉइड के एक्सिस पे हम चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड निकालना। अब मैंने आपको बता दिया कि आइडियल है, आइडियल है तो उसकी लेंथ बहुत ज्यादा है और रेडियस उसके कंपेयर में कम है। मैंने बोल दिया ये आइडियल है, लेंथ इज वेरी लॉन्ग देन रेडियस। इसके एक्सिस पे हम चाह रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड निकालना। वी नीड टू फाइंड बी ऑन एक्सिस, और आपको मैंने स्मॉल एन दे दिया विच इज नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, कैपिटल एन इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न। ठीक है, तो कैसे करें इसको, सेम एम्पेयर सर्किट और लगाएंगे हम, सेम एकदम। मेरी आवाज कम हो गई, 10 सेकेंड। हेलो, because we will be using our sharp drive knowledge to assess the interesting new driven dynamic. But first, what is it? ओके बच्चों, अब देखिएगा, अब प्रॉपर्ली आ रही होगी। हाँ है ना, ठीक है। चलो, आज भी इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बढ़िया तरीका बंद करके चालू करना।
पहले टीवी खराब होते थे तो लोग टीवी को ठोकते थे तो उससे चालू हो जाता था, और आज भी इलेक्ट्रॉनिक्स को ऐसा है कि भाई बंद करके चालू करो तो काम करने लग जाता है। ठीक है, तो चलो, तो हम कर क्या रहे थे, हम सोलोनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड डिराइव करना चाह रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड हम कहाँ डिराइव करना चाह रहे हैं, ऑन द एक्सिस, एक्सिस पे डिराइव करना चाह रहे हैं। और सोलोनॉइड कैसी ले ली मैंने, इनफाइनाइट लॉन्ग, एक आइडियल सोलोनॉइड ले ली जिसकी लेंथ बहुत ज्यादा है इन कंपेयर टू रेडियस। क्या क्या दे दिया मैंने आपको, टोटल नंबर ऑफ टर्न n पता है, लेंथ l पता है, n बाय l इज स्मॉल n विच इज नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। तो इस स्मॉल n के टर्म में मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। कहाँ निकालना है, एक्सिस पर। तो कैसे निकालेंगे, एम्पेयर सेकेंड लॉ यूज करेंगे आपकी बात। तो फिर से इसका क्रॉस सेक्शन व्यू ऑब्जर्व करेंगे हमने इसको इंटीग्रेशन से करा था तब भी क्रॉस सेक्शन व्यू देखा था, तो क्रॉस सेक्शन व्यू देखते हैं। इन दिस क्रॉस सेक्शन व्यू ऊपर के जो वायर से कट होके ऐसे दिखाई देंगे हमको, ये बहुत ज्यादा दूर तक है पर मैं अभी सारे नहीं दिखा रहा। ऐसे सिमिलरली नीचे के जो वायर है वो बहुत पूरे जगह फैले हुए हैं, मैं कुछ पोर्शन ही दिखा रहा हूँ, है ना। और एक्सिस ऑफ सोलोनॉइड इज दिस, जहां मैं चाहता हूँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना। तो एक्सिस से मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए अगेन मैं एक लूप कंसीडर करूंगा। तो आई हैव कंसीडर्ड अ लूप, इसको भी नाम दे देते हैं PQRS। तो PQRS, ये मैंने एक लूप कंसीडर करा। मैंने लूप इस तरह से बनाया है कि वन साइड ऑफ द लूप इज ऑन द एक्सिस, एक साइड एक्सिस पर आ गई, और मैं लूप में घूमने की डायरेक्शन देखो ये ले लेता हूँ। यहाँ करंट आई मान लेते हैं, और ये मान लेते हैं कि करंट यहाँ से बाहर आ रहा था, ये डॉट दिखाया मैंने, डॉट इज शोइंग दैट करंट इज कमिंग आउट, और यहाँ क्रॉस, यहाँ करंट अंदर जा रहा है। तो करंट ये ऐसे यहाँ से बाहर निकल रहा है, यहाँ से बाहर यहाँ अंदर, यहाँ से बाहर यहाँ अंदर, ऐसे करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, ये अपन ने लूप कंसिडर कर लिया। ओके, चलो, तो यहाँ इतनी चीजें क्लियर, इतनी चीजें क्लियर, वेरी गुड, है ना। अब फिर से वही एम्पेयर सर्किट लॉ लगा लेंगे अपन। तो एम्पेयर सर्किट लॉ में इंटीग्रल B डॉट dl ओवर द लूप PQRS शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम I इनक्लोज। अब की बार जो I इनक्लोज लिखेंगे अपन, देखो हर एक वायर में यहाँ पे I करंट है, और इतनी लेंथ, ये लेंथ को मान लेते A है, ये लेंथ मान लेते A है। तो A लेंथ में कितने वायर आ जाएंगे, A इंटू N, A इंटू N, A इंटू N इज द नंबर ऑफ वायर जो यहाँ आ जाएंगे, है ना। तो करंट इंक्लूड होना चाहिए AN इंटू I, AN इंटू I इन ईच वायर। यहाँ पे I करंट है, टोटल वायर्स का नंबर यहाँ आएगा A इंटू N, तो ANI ये करंट हो जाएगा इनकी। ठीक है, ये अपन ने करंट इंक्लूड लिखा। और PQRS पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको वैसे चार पार्ट में तोड़ोगे, वैसे चार पार्ट में तोड़ोगे, PQ के अलोंग B डॉट DL, फिर QR के अलोंग, फिर RS के अलोंग, फिर SP के अलोंग। तो ये पूरा सेम वही लिख दिया अपन ने, यहाँ आ जाएगा NIA। ठीक है, चलो, मेरे पास ईशान पूछ रहा है सर बट वायर तो एक ही है कनेक्टेड। वायर एक नहीं है, ये सब में करंट देखो आई है, और इस सब में करंट घूम रहा है लूप में, वो करंट ऐसे से लूप में घूम रहा है। तो यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन दिखाया ना मैंने इसको ऐसा काटा, इसको ऐसा काटा, तो ये सब वायर्स के अंदर आई करंट है। ठीक है, तो ये यहाँ से टोटल कितनी बार करंट क्रॉस कर रहा है, आप इन सभी वायर्स के अंदर जो करंट है वो उसको क्रॉस कर रहा है। यहाँ पर देखोगे कितने आपको वायर के क्रॉस सेक्शन दिखेंगे, तो AN क्रॉस सेक्शन से और हर क्रॉस सेक्शन से आई करंट है। ठीक है, हाँ आपने क्वेश्चन अच्छा बोला कि ये तो एक ही वायर को हमने वाइंड करा हुआ है, एक ही वायर को ऐसे घुमाया है, लेकिन हमें हमारे एरिया से कितना करंट क्रॉस कर रहा है वो पूछा गया है। तो हमारे एरिया से यहाँ कितना करंट क्रॉस कर रहा है वो बताना है। ठीक है, आपके पास एक लंबा सा वायर होता मान लो, और उस वायर को मैं ऐसे घुमाकर नीचे लाता, फिर वापस से यहाँ निकाल लेता। एक बार वायर क्रॉस कर रहा है, फिर एक और बार क्रॉस कर दिया फ्रॉम अ लूप, एक लूप से वायर को दो बार क्रॉस करा लिया। ये मान लीजिए एक लूप है, और मैंने एक वायर बनाया लाइक दिस, उसको एक बार यहाँ से क्रॉस कराया, फिर एक बार और क्रॉस कराया लाइक दिस, दो बार हमारे एरिया से करंट क्रॉस मानेंगे। इस डायग्राम में हमारे जो लूप से करंट क्रॉसिंग मानेंगे ना, दैट शुड बी 2i, ऑल्दो वो एक ही वायर पूरा घूम रहा है, बट करंट 2i बोलेंगे क्योंकि हमारे एरिया से दो बार करंट क्रॉस कर रहा है। तो वैसे ही यहाँ पर भी हमारे पास वायर एक ही है जो पूरा घूम रहा है, लेकिन यहाँ पे कितने क्रॉस सेक्शन दिख रहे हैं हमको, AN, तो ANI करंट क्रॉस कर रहा है। हाँ बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। ठीक है,
बस तो अब करंट क्रॉसिंग तो लिख लिया अपन ने। अब पी क्यू आर एस का अपन इंटीग्रेशन कर देते बी डॉट डीएल का, उसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो ये सब सर्कुलर लूप है, सर्कुलर लूप की मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस होती है, हम जानते ही है। तो हमको ये समझ में आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस के अलोंग होना चाहिए, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे एक्सिस के अलोंग होना चाहिए। डी सेकेंड चीज, अब ये मैं इनफाइनाइट लॉन्ग सोलेनोइड लेके रखा है मैंने, इनफाइनाइट लॉन्ग होगी तो इन सब पॉइंट को एक जैसा मैग्नेटिक फील्ड दिखना चाहिए, क्योंकि इनको किसी को कोई फर्क नहीं लगेगा, सबको मैग्नेटिक, सबको सोलेनोइड एक जैसी दिखेगी, तो सब पर मैग्नेटिक फील्ड एक जैसी होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इधर हो गई, वायर के थोड़ा क्लोज जाएंगे तो हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड क्या मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए और डायरेक्शन सेम रहेगी। हम तो जानते हैं सर्कुलर लूप की मैग्नेटिक फील्ड उसके पूरे प्लेन में एक जैसी होती है और वो डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन इस तरह से होना चाहिए यहाँ पर। और यहाँ बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन उल्टी हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। लेकिन अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हमें ना लिखना पड़े, इसके लिए हमको ये जानना है कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स हो जाएगा ऐसी। हमने पढ़ा था ये सर्कुलर लूप में, हमने पढ़ा था, याद करो, उसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड उल्टी हो जाती है। अब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का बी डॉट डीएल आ जाएगा आर से एक्स में, लेकिन मैं उससे बचना चाहता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, इसको इनफाइनाइट लेंथ पे ले जाता हूँ। दिस क्यू आर एंड दिस पी एस आर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, ये दोनों पॉइंट को बहुत दूर ले जाता हूँ। तो बहुत दूर ले जाऊंगा तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगी ना। यस बुराउद्दीन, ठीक है। तो हम आर एस में मैग्नेटिक फील्ड का बी डॉट डीएल आने वाला था, लेकिन उससे बच गए हम, हमने इसको इंफिनिटी पे ले गए तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। वो हम लिख नहीं पाते क्योंकि वायर के लूप के बाहर मैग्नेटिक फील्ड हमें आती नहीं लिखते, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लिखने में हमें दिक्कत आती, हमें नहीं पता थी, तो इसको मैंने इन्फिनिटी ले गए, तो ये लूप की ये दो साइड इन्फिनिटी कर दिया। अच्छा, इन दो साइड पे तो मैग्नेटिक फील्ड और डीएल वेक्टर परपेंडिकुलर है, यहाँ डीएल वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, तो इनको लंबाई इन्फिनिटी भी कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। बस अब इंटीग्रल बी डॉट डीएल आसानी से लिख सकते हैं। फॉर द पीक्यू सेगमेंट इट शुड बी बी इनटू ए, फॉर द पीक्यू सेगमेंट इट शुड बी बी इनटू ए, बाकी सबकी जीरो हो जाएगी फॉर द रीजंस कि QS एंड PS में परपेंडिकुलर है और ये इंफिनिटी पे तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, तो इन तीन सेक्शन पे जीरो, और इसका एक मैग्नेटिक फील्ड का बी डॉट डीएल बचा। नाउ दिस सम शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ए, देखो ए से कैंसिल हो रहा है तो बी आ गया म्यू नॉट एन आई, वही आ गया जो हमने पहले भी पढ़ा था, समझ आई बात, बताइए देख लीजिए अच्छे से। चलो, सोलोनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड हमने डिराइव करी ऑन द एक्सिस ऑफ सोलोनॉइड। कैसे डिराइव करी, सारे लॉजिक अच्छे से समझना है अपन को, यहाँ लिखा तो ज्यादा कुछ नहीं है, आपको ये समझना है कि इसे हम इन्फिनिटी पे क्यों ले गए, ये दोनों साइड पे बी डॉट डीएल जीरो क्यों है, यहाँ बी डॉट डीएल जीरो क्यों है ना। यस, सर्वेश पूछ रहा है सर RHS तो सेम ही होगा बोथ केसेस में, तो BRS जीरो होगा। हाँ, ये अच्छी लॉजिक, अच्छी चीज बोली आपने, एक बहुत बढ़िया चीज बोली आपने। बच्चों, सभी बच्चों ध्यान से सुनिए, ये PQRS लूप में मैं अगर ये RS को इन्फिनिटी पे नहीं ले जाता, मतलब ये फाइनाइट साइज हो जाता मान लो, ठीक है, तब भी इस एक्सप्रेशन में इधर तो सेम टर्म मिलता मुझको, यहाँ तो मुझे सेम टर्म मिलता, ठीक है। और इस साइड पे मैग्नेटिक फील्ड तो वही आती ना जो मैं इस RS को इनफाइनाइट लेता तो आती, तो B इंटू ए में B की वैल्यू तो ये आना चाहिए थी, उसे अगर मैं यहाँ रख देता तो RS साइड पर B डॉट डीएल क्या आने वाला है, मान लो RS साइड पे B डॉट डीएल जीरो नहीं है, मतलब हम कम डिस्टेंस पे, तो कम डिस्टेंस पे RS का B डॉट डीएल ये नॉन जीरो हो जाएगा, बट B की वैल्यू तो ये रखोगे तो RS साइड का B डॉट डीएल जीरो ही आना चाहिए, ऑल्दो अगर ये पास में हो, समझे, फिर से समझ लो, बहुत अच्छी चीज बोली आपने सर्वेश, ठीक है।
देखो मान लो ये आर एस साइड, अभी अपन ने मैग्नेटिक फील्ड डिराइव कर ली, ये डेरिवेशन तो क्लियर हो गया ना सबको, डेरिवेशन से हम समझ गए कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू म्यू नॉट है, नहीं है, हाँ ये क्लियर है सबको। अब बताओ चलो मान लेते हैं लेट आर एस साइड इज नॉट एट इंफिनिटी, आर एस साइड इंफिनिटी पे नहीं है, मान लेते हैं आर एस साइड इंफिनिटी पे नहीं थी, वो पास में थी, तो ये इंटीग्रेशन क्या लिखते हैं आप, ये पी क्यू का इंटीग्रेशन तो बी आता, ये टर्म तो अभी भी जीरो बनता, आर एस का कुछ इंटीग्रेशन बन जाता, वहां की मैग्नेटिक हमें पता नहीं, उसको मैंने बोल दिया बी डैश इंटू ए, और एस पी का मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती, इट शुड बी म्यू नॉट ए नाइन, ये बनता। इफ दिस आर एस साइड इज नॉट एट इंफिनिटी, तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको मैंने कुछ बी डैश लिख दिया, और ये इक्वेशन बनती। पर इस इक्वेशन में ये जो b है ये तो तुम्हें पता है, यूजिंग द फर्स्ट डिस्कशन हमें b की वैल्यू पता है, वो कितनी होनी चाहिए, म्यू नॉट एन, वो रखो यहाँ, b की वैल्यू रखो यहाँ म्यू नॉट एन, तो म्यू नॉट एन आई इंटू ए प्लस बी डैश ए शुड बी म्यू नॉट एन आई, और वहां पे a भी लिखा हुआ था बच्चों। तो देखो यहाँ से क्या हो रहा है, बी डैश जीरो तो आ रहा है, these two terms are getting cancel out, so b dash a is equal to 0, मतलब b dash is 0। इसका मतलब भले ये साइड मैंने तो वैसा आपको दिक्कत नहीं आया इसलिए मैंने इसको इन्फिनिटी पे मान लिया, लेकिन इसको इन्फिनिटी पे नहीं मानता तब भी यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी। ये प्रूव हो गया इस डिस्कशन से, इस डिस्कशन से ये प्रूव हो गया कि आइडियल सोलेनोइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। ठीक है, यस, रियली सोलोनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है क्या, नहीं, रियल सोलोनॉइड प्रैक्टिकल सोलोनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड बाहर जीरो नहीं होती है, आइडियल सोलोनॉइड के बाहर जीरो है। शांतनु पूछ रहा है कैन वी प्रूव बी डैश इक्वल टू जीरो विदाउट यूजिंग द फर्स्ट रिजल्ट, नहीं बेटा मेरे को तो ऐसा दिमाग में नहीं आ रहा है कुछ तरीका। ठीक है, चलो और एक और कुछ डाउट आया था सर, जब हमें पता है कि बी म्यू म्यू एन आई है उसे यूज कर सकते हैं, हाँ बेटा उसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो हमने बाहर मैग्नेटिक फील्ड जीरो प्रूव करने के लिए यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड यूज करी, तो वो पहले पता होना चाहिए, वो पता होगा तो अपन यहाँ जीरो प्रूव कर पा रहे हैं। ये पता करने के लिए हमने इसको इन्फिनिटी पे मान के पहले फाइंड करा, और फिर ये यूज करके हमने पता कर लिया कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। तो अब आपको ये ध्यान रखना है, आउटसाइड एन आइडियल सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो, आउटसाइड एन आइडियल सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। ठीक है, मेरे पास एक डाउट आया सर, यूजिंग ACL कैन वी डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड फॉर नॉन आइडियल सोलेनोइड, नहीं, नॉन आइडियल सोलेनोइड के अंदर दिक्कत क्या होगी, ये सब जगह जो इक्वल बोल दी ना मैंने मैग्नेटिक फील्ड, यही नहीं बोल पाओगे, ये सब पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इक्वल ही नहीं बोल पाओगे, क्योंकि नॉन आइडियल के एंड इंफिनिटी पे नहीं है, तो इन सबकी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट्स चेंज होगी, तो लिख ही नहीं पाएंगे इन सब पर सेम मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है सर, क्या हम एम्पेयर सेकेंड लॉ से सोलेनोइड के दूसरे केसेस वेरीफाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते, वो बताया मैंने आपको, इन सब पर मैग्नेटिक फील्ड इक्वल नहीं बोल पाओगे तो हम कर ही नहीं पाएंगे, फिर नॉन आइडियल केस में अपन डिराइव ही नहीं कर पाएंगे। चलो क्या ये सब चीजें क्लियर है? ओके, यस, ओनली सिमेट्रिकल केसेस की कर सकते हैं, उसमें भी मैं मुझे पता होना चाहिए कि सब पर इक्वल है यहाँ, तो अपन कुछ कर पाएंगे, नहीं तो मैग्नेटिक फील्ड नॉन इक्वल होगी इस पूरी लेंथ में तो मैं इंटीग्रल ही नहीं लिख पाऊंगा क्या है। वेरी गुड, तो सोलोनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड भी कंप्लीट हो गई हमारी, है ना, ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने डिस्कस कर लिया। ठीक है, बाहर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है, उसको प्रूव करने का एक अच्छा तरीका आ गया। चलो अब सोलोनॉइड का एक स्पेशल केस, सोलोनॉइड की जैसी एक चीज होती है, सोलोनॉइड का केस नहीं, उसकी जैसी एक चीज होती है टोरॉइड, उस पर आ जाते हैं। लिखिए टोरॉइड, टोरॉइड, आपने स्लिंकी देखा है, स्लिंकी या स्प्रिंग, स्लिंकी या स्प्रिंग तो देखा होगा। स्लिंकी इज लाइक सोलोनॉइड, स्लिंकी में क्या होता है भाई, ये ऐसे बाहर के लूप होते हैं, रेडिस, बहुत अच्छे से उसको अपन इमेजिन कर सकते हैं सोलोनॉइड से, है ना। अब इमेजिन करो जो स्लिंकी के दोनों ओपनिंग्स थी, स्लिंकी इज लाइक अ सिलिंड्रिकल सिलेंडर जिससे वायर बाइंड करा है, उसकी दोनों ओपनिंग को मिला दिया, स्लिंकी को पूरा घुमा के ऐसा मिला दिया, स्लिंकी को घुमा के ऐसा मिला दिया, तो क्या दिखेगा आपको,
मान लो आपने स्लिंगी के दोनों ओपनिंग्स को मिला दिया, तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको, है ना, डोनट स्प्रिंग जैसा। हाँ बिल्कुल सही, डोनट के जैसे शेप की कुछ स्प्रिंग जैसा दिख जाएगी आपको, डोनट जैसा बना हुआ दिखने लगेगा। तो बस ये जो चीज होती है ना, इसको टोरॉइड बोलते हैं। आप इमेजिन करो कि मेरे पास एक सोलोनॉइड थी और सोलोनॉइड के दोनों ओपनिंग को घुमा के मैंने मिला दिया, दैट इज कॉल्ड टोरॉइड, दिस इज कॉल्ड टोरॉइड। ठीक है, दिस इज कॉल्ड टोरॉइड। टोरॉइड का एक और डायग्राम बनाते हैं, ऊपर से देखेंगे तो टोरॉइड के अंदर वायर लूप इस तरह से है, जैसे हम वायर के लूप बनाते जा रहे हैं टोरॉइड में। बोलो, ये क्लियर हो गया व्हाट इज टोरॉइड? दिस इज द टोरॉइड। अब टोरॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, तो टोरॉइड और ज्यादा अच्छा केस हो गया, क्योंकि टोरॉइड में ना तो कोई ओपनिंग है ना कोई एंड है, कोई ओपनिंग नहीं कोई एंड नहीं, इसके एक्सिस से मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड, टोरॉइड के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड। तो एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड के लिए फिर से इसका क्रॉस सेक्शन भी दिखाऊंगा मैं। तो मान लो दिस वाज द एक्सिस ऑफ टोरॉइड, ये बीच में मैंने एक्सिस ऑफ टोरॉइड बनाया, और ये मैं क्रॉस सेक्शन दिखा रहा हूँ वायर्स के, वायर के क्रॉस सेक्शन। मान लेते करंट कुछ इस तरह से है कि सब अंदर से करंट बाहर जा रहा है, ऐसा अंदर से करंट बाहर जा रहा है, इस तरह से करंट मान लेते। तो अंदर के जितने भी वायर्स होंगे सब में डॉट बना देंगे अपन, डॉट इज शोइंग उनमें करंट बाहर की तरफ आ रहा है, वो ऐसा दिखा देता हूँ मैं, और यहाँ करंट अंदर जा रहा है। ठीक है, कितने टर्न्स है यहाँ पर? तो टोटल n टर्न्स है। क्या रेडियस है एक्सिस की? एक्सिस की रेडियस को मैंने बोल दिया कैपिटल आर। ये टोरॉइड का एक्सिस है, दिस इज द एक्सिस ऑफ टोरॉइड, उसकी रेडियस कैपिटल आर। सब तरफ सिमेट्री अच्छी, तो पूरे टोरॉइड के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड एक जैसी दिखना चाहिए आपको, हर तरफ मैग्नेटिक फील्ड सेम होगी और अलोंग द टेंजेंट की होना चाहिए। एम्पेयर कैपिटल लगा लो, बहुत जल्दी आपको इसकी मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी। तो यूजिंग दिस एम्पेयर सर्किट लॉ हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर द लूप शुड बी म्यू नॉट टाइम करंट इनक्लोज, करंट इनक्लोज हो जाएगा ni, हर वायर में करंट आई था, टोटल n वायर से यहाँ पर, तो ni हो जाएगा, और ये लिखेंगे b इंटू 2πr, बस। तो b की वैल्यू आ गई म्यू नॉट कैपिटल N I अपॉन 2πr। तो ये कैपिटल N अपॉन 2πr, ये ऐसा लग रहा है जैसे स्मॉल n लिखा है मैंने, तो म्यू नॉट स्मॉल n I, जो सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड होती है कुछ वैसी मैग्नेटिक फील्ड है, बस ये n अपॉन 2πr आया। बोलो समझ में आई क्या बात? टोरॉइड की मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ टोरॉइड, एम्पेयर सर्किट लॉ से फाइंड कर लिया हमने। अब इसको इंटीग्रेशन से नहीं कर पाते अपन, ये ACL से ही कर पाएंगे। देख लो जल्दी से, डायग्राम बना लो, कहीं कोई डाउट हो तो बताइए। थैंक यू। हाँ, आई इंक्लोज कैसे लिखा? देखो, आई इंक्लोज के लिए क्या करा मैंने, यहाँ पर ये कितने टर्न्स थे, टोटल n टर्न्स थे, टोटल n टर्न्स थे, और हर वायर में यहाँ पे आई करंट बाहर आ रहा है, तो टोटल कितना करंट आएगा? तो ni करंट बाहर आएगा। ठीक है,
यहाँ पर n वायर से n बार आपको वायर के ऐसे लूप दिख रहे हैं। चलो क्लियर है क्या? ओके वेरी गुड। ओके अब एक छोटी सी चीज और बचती है अपनी, आपके मॉड्यूल में थोड़ा पहले ही थी, मैं उसको अब बता देता हूँ। हेमहोल्ट्ज कॉइल, हेमहोल्ट्ज कॉइल। देखो हेमहोल्ट्ज कॉइल क्या होता है समझो, दो सर्कुलर कॉइल है, दो सर्कुलर कॉइल है, इनमें आप ज्यादा टर्न्स भी बना सकते हो, टर्न्स भी हो सकते हैं इसके अंदर बहुत ज्यादा, मान लो n टर्न्स है, ठीक है। तो दो एक जैसी रेडियस की, सेम रेडियस की कॉइल से एक ही एक्सिस पर रखी हुई, इनका एक्सिस भी सेम है और इनके बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज आल्सो इक्वल टू रेडियस, दैट इज आल्सो इक्वल टू रेडियस। दो सेम रेडियस की कॉइल से जिनमें सेम नंबर ऑफ टर्न है, सेम करंट फ्लो कर रहा है और जो रेडियस है उतनी डिस्टेंस पर रखी हुई है, ये जो सिस्टम होता है इसको बोलते हैं हेमहोल्ट्ज कॉइल। दिस सिस्टम इज कॉल्ड हेमहोल्ट्ज कॉइल। बोलो हेमहोल्ट्ज कॉइल का मतलब समझ में आया क्या है? It is two coils having same radius carrying same current in same axis at a distance equal to radius, ठीक है। अब क्या होता है कि इनकी मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस बिटवीन द कॉइल्स नियरली कांस्टेंट आती है, बहुत कम वेरी करती है, नियरली कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है इनके बीच में। अगर इस एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे ना तो वो बदलती नहीं, ऑलमोस्ट कांस्टेंट आती है। बस ये इसकी मेन प्रॉपर्टी है। दोनों कॉइल की मिलाकर जो मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ होगा, अगर मैं ग्राफ बनाऊं मैग्नेटिक फील्ड का, सो बिटवीन द कॉइल्स लगभग कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आती है, लाइक दिस, ऐसा कुछ ग्राफ बनता है। मैं लगभग कांस्टेंट बोल रहा हूँ, हाँ एग्जैक्ट कांस्टेंट नहीं है, लगभग कांस्टेंट। तो जब हमको मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट बनाना हो ना किसी रीजन में, तो उसका एक तरीका होता है हेमहोल्ट्ज कॉइल। एक तो होता है इनफाइनाइट प्लेट, पर प्रैक्टिकली इनफाइनाइट कैसे बनाएंगे, तो प्रैक्टिकल तरीका है ये हेमहोल्ट्ज कॉइल। किसी रीजन में लगभग लगभग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो हेमहोल्ट्ज कॉइल से बना सकते हैं। दो सेम नंबर ऑफ कॉइल्स, सेम नंबर ऑफ टर्न की, सेम रेडियस की कॉइल्स ले लो जिनकी डिस्टेंस रेडियस के बराबर कर दो, तो उनके बीच में सेंटर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड नियरली यूनिफॉर्म हो जाती है। हाँ सोलोनॉइड में भी ऐसे कुछ ग्राफ आया था, एक सोलोनॉइड में भी ग्राफ कुछ ऐसे आया था। सोलोनॉइड में तो फिर भी मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा सा अपन ने हाँ मतलब वहां भी ऑलमोस्ट ऐसे ग्राफ आया था, इसलिए देखा देखा सा लग रहा है ग्राफ, ठीक है। चलो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हेमहोल्ट्ज कॉइल का? यस ओके। बस तो एक छोटा सा ये आइडिया मुझे देना था व्हाट इज हेमहोल्ट्ज कॉइल, वो मैंने बता दिया आपको। बस तो अपना BB3 तक की सारी थ्योरी कंप्लीट हो गई है। BB3 तक कंप्लीट करना है आपको, कल वेडनेसडे डिस्कशन जो करेंगे ना BB3 तक पूरा करेंगे, ठीक। और आपको मैंने दो रेस सेंड करी है, वो दोनों भी करना है, तो कल BB3 तक प्लस रेस, और मैंने एक असाइनमेंट भी भेजा है आपको, तो अगर हो जाए तो वो भी कर लेना, असाइनमेंट कंपल्शन नहीं है, वो हो जाए तो कर लेना, ठीक है। कर लिया, बहुत बढ़िया, बच्चे बोल रहे कर लिया, वेरी गुड। कैन वी से दैट सोलेनोइड इज कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी हेमहोल्ट्ज कॉइल? हाँ वेदांत बिल्कुल सही, हेमहोल्ट्ज कॉइल इज कॉम्बिनेशन ऑफ, हेमहोल्ट्ज कॉइल भी सर्कुलर लूप है और सोलेनोइड भी सर्कुलर लूप से, तो बोल सकते हैं। चलो रेस और BB3 और पेपर डिस्कशन भी करना है अपन को, तो कल पेपर भी अच्छे से करके आइएगा, पेपर भी डिस्कस करेंगे अपन, ठीक है। हाँ ओके।
चलो तो कल फिर मिलते हैं अपन, आज वैसे भी अपना टाइम हो गया है तो आज रुकते हैं अपन, और इसके बाद अपना स्टार्ट होगा मोशन ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, मोशन ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, चलो ओके बच्चों, सबसे पहले कल पेपर करेंगे, और पेपर पहले डिस्कस करेंगे, देन फिर बिगिनर बॉक्सेस डिस्कस करेंगे, देन रेस डिस्कस करेंगे, एंड इफ देन टाइम परमिट्स असाइनमेंट कर लेंगे। ठीक है, चलो बाय सबको, टेक केयर।